है कपिल, हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, मैं आपको रेगुलर यमुना एक्सप्रेस से रिलेटेड डेवलपमेंट की वीडियोस, न्यूज से रिलेटेड अपडेट, स्कीम से रिलेटेड अपडेट अपने चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के माध्यम से लाता रहता हूं। उसी सीरीज में आज स्कीम की सीरीज में हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट है जो स्कीम आरपीएस 07/2023 का आने का जो इंतजार हो रहा था, वो इंतजार पूरा हो गया है और आप कल 8/8/2023 से स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम किस तरह से है, पूरा अपडेट हम इस वीडियो में आपको देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, जानकारी कोई भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, अधूरी खतरनाक होती है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। कौन से साइज में कितने प्लॉट हैं, क्या आपको अमाउंट तैयार रखना है जमा करने के लिए, क्या आपको अमाउंट बाद में चाहिएगा प्लॉट अलॉट होने के बाद, सारी जानकारी इसी वीडियो में हम देंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। आइए चलते हैं, पहले थंबनेल पर एक बार नजर मारते हैं किस तरह से है। ईडा न्यू स्कीम 2023 आउट नाउ। स्कीम कोड आरपीएस 07/2023। सेक्टर की बात करें, सेक्टर 16, 17 और 20, 3 सेक्टरों में स्कीम आई है, 16, 17 और 20 सेक्टर में। ये आप देख रहे हैं विज्ञप्ति का फ्रंट पेज हमने इस पे मेंशन किया है, जिसमें लिखा है डोंट मिस दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें। ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि जितने भी छटनी करके प्लॉट निकालने थे इस स्कीम में निकाले हैं। तो आपको ये मौका है अपना एयरपोर्ट के पास आवास बनाने का, ये एक सुनहरा मौका है। कम पैसे में आपको वो जगह मिल जाएगी जो आपको रीसेल में 3 गुने रेट में मिलेगी। तो आप अपने लक को जरूर आजमाएं और इस स्कीम में अप्लाई करें और वेट करें आप अपने लक का कि क्या किस दिशा में आपका लग जाता है। हाउ टू अप्लाई ये हम बताएंगे इसमें आपको। स्कीम ओपन कब से हुई है, कल 8/8/2023 से स्कीम ओपन हुई है। स्कीम क्लोज हो जाएगी 1/9/2023। तो आप ये मान के चले आपके पास 24 दिन है, टोटल 24 डेज हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए, जो कि पहले कभी 30 दिन 40 दिन मिलते थे। अब आपको केवल 24 दिन के अंदर सारे फॉर्म फिल करने हैं, 24 दिन के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। डेट ऑफ ड्रॉ 1/9/2023 के बाद जो ड्रॉ होना है वो 18/10/2023 के अंदर ड्रॉ होना है। 18 तारीख 10वां महीना 2023 को ड्रॉ होगा। तो आपको लगभग 40 दिन स्कूटनी में लगेंगे। इसमें 40 दिन का टाइम दिया गया है, 40 से 45-50 दिन के बीच में स्कूटनी हो जाएगा। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है UPRERA PRJ 563740, जो कि यूनिक नंबर होता है हर स्कीम का, जिसके कारण स्कीम डिले हो रही थी। वही रेरा नंबर की हम बात कर रहे हैं। रेरा नंबर जैसे ही आ जाया है तुरंत ही स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है बिना किसी देरी के, क्योंकि प्राधिकरण की ऑलमोस्ट तैयारियां सब पहले से थी। रेरा का वेट था, रेरा आने के बाद तुरंत ही स्कीम ला दी है। स्कीम कोड है आरपीएस 07/2023, जो कि हर एक स्कीम का यूनिक कोड होता है, जिससे उसको अथॉरिटी में जाना जाता है कि आपका जो प्लॉट अगर निकलता है तो वो किस स्कीम के तहत आपने फिल किया और किस स्कीम के तहत आपको अलॉट हुआ। सभी स्कीम के कोड्स अलग अलग होते हैं। ऐसे आरपीएस 07/2023 है। अब ईयर 2023 चल रहा है, तो 2023 में आई है। अब इस पे आगे नजर मारते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आगे दिया गया है। ये फोन नंबर है, इनमें आपको मैं बता दूं, कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम ऑफ गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड टू अप्लाई फॉर ग्रेटर नोएडा एंड यमुना अथॉरिटी स्कीम 8527319002। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इन नंबरों पे आपको स्कीम से रिलेटेड पूरी मदद मिलेगी। गुरुदेव रियल एस्टेट के बिहाफ पे आपको फुल सपोर्ट दी जाएगी। अभी हम स्कीम में आगे पढ़ते हैं, क्या क्या स्कीम के अंदर आया है। रेसिडेंशियल प्लॉट है, सभी प्लॉट की स्कीम है, ओनली रेसिडेंशियल प्लॉट है। डेट मैंने आपको बता दी है ये सारी चीज। डेट स्कीम 8/8 से शुरू होकर 1/9 तक जाएगी, उसके बाद 18/10 में आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये रेरा नंबर है।
टर्म कंडीशंस ऑफ फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट इन 16, 17 एंड 20 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे एरिया। इंपॉर्टेंट डेट ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ द स्कीम एंड लोकेशन। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ रिशेड्यूल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट टू बी डेवलप्ड ऑन द लैंड अंडर पोजेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी along the Yamuna Expressway. The proposed site in 16, 17 और 20, the land on which the plot would be developed has been acquired by the authority. जो लैंड आज की डेट में स्कीम लेके आया प्राधिकरण, वो पोजेशन मोड में है, मतलब उसमें प्राधिकरण का कब्जा है, बिना कब्जे के स्कीम लेकर नहीं आया। जहां कब्जा नहीं है वहां स्कीम नहीं है, तो प्राधिकरण वहां पर प्लॉट लेकर आया है जहां पर उसके पास भूमि पर कब्जा है, केवल उसको डेवलप करना है, डेवलप करके आपको प्लॉट देना है। उससे पहले आपको प्लॉट अलॉट कर रही है, फिर आपके ही पैसे से उसको डेवलप करेगी और डेवलप करके आपको बोलेगी कि अब आप अपना यहां आवास बना लीजिए। डिटेल्स ऑफ न्यू वैकेंट प्लॉट सेक्टर 16, एक सीरियल नंबर 1 में 120 स्क्वायर मीटर के साइज है, ब्लॉक है डी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लॉट है 118 प्लॉट 120 मीटर के हैं, सेक्टर 16 के अंदर है। उसके बाद 162 मीटर ब्लॉक ई के अंदर है 98 प्लॉट, 162 स्क्वायर मीटर के ब्लॉक ई 98, 200 स्क्वायर मीटर के लिए एफ और जी ब्लॉक इन्होंने बनाए हैं, एफ और जी। एफ में 58 प्लॉट है और 326 प्लॉट जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक बिल्कुल नया अलॉट किया है, अभी नया काटा है इन्होंने, उसमें 326 प्लॉट है, और एफ ब्लॉक पहले भी था, उसमें 58 प्लॉट है। आरपीएस 06 में भी आपको एफ ब्लॉक देखने को मिला, लोगों के अलॉट भी हुए, वहां पर 58 है और 326 आपको जी में देखने को मिलेंगे। 300 स्क्वायर मीटर जी ब्लॉक, 208 प्लॉट, 300 स्क्वायर मीटर पहली बार 18-20 के अलावा किसी सेक्टर में अलॉट हो रहा है, वो है सेक्टर 16 के जी ब्लॉक के अंदर 208 प्लॉट है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट की बात करें 808 प्लॉट सेक्टर 16 के अंदर है, 808 प्लॉट आपको सेक्टर 16 के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर 17 और 20 की। डिटेल्स ऑफ न्यू वैकेंट प्लॉट सेक्टर 17 और 20, साइज 120 स्क्वायर मीटर, 76 प्लॉट है, 76 नंबर 2 सीरियल में 162 स्क्वायर मीटर के 162 ही प्लॉट है। 300 में तीसरे नंबर सीरियल में 200 स्क्वायर मीटर 82 प्लॉट है। साथियों 120, 162 और 200 ये आपको सेक्टर 17 में देखने मिलेंगे, 300 ये आपको सेक्टर 18 या 20 में नहीं मिलेंगे। 120, 162, 200 ये आपको तीनों साइज सेक्टर 17 में देखने को मिलेंगे। 500, 1000, 2000 ये आपको तीनों साइज सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे। 500 की बात करें QRST यू ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक है, 5 में आपको 500 देखने को मिलेंगे। 1000 मीटर के लिए CDE 3 ब्लॉक है, आपको ये 13 प्लॉट वहां देखने को मिलेंगे। 2000 स्क्वायर मीटर में 19 प्लॉट हैं, 19 प्लॉट केवल आपको बी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये 500, 1000, 2000 जो निकाले वो कैसे हैं। जिन्होंने अपना रिफंड लिया है, जिनके प्लॉट सरेंडर हो गए हैं, वो प्लॉट जो ब्लैंक हुए हैं अब उन प्लॉटों को लेके आया है प्राधिकरण। 500, 1000, 2000 ये काफी पहले रिफंड हो चुका है, अब से लगभग 3 साल पहले रिफंड हो चुका है, लेकिन लेके प्राधिकरण अब आया है। तो 500, 1000, 2000 ये आपको सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे। टोटल 376 प्लॉट हैं, जिसमें कि 17 और 20 दोनों के हैं। 376 ये आपको 17 और 20 में देखने को मिलेंगे टोटल प्लॉट। अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ टोटल वैकेंट प्लॉट 1A + 1B। इसमें आपको दोनों का दिखाया गया है, 1 का भी दिखाया गया है, मतलब 16 का भी और 17 और 20 का भी दिखाया है। तो 120 स्क्वायर मीटर के टोटल प्लॉट हो गए 194। फार्मर कैटेगरी के अंदर 34 प्लॉट आते हैं, 34। और वहीं अगर फंक्शनल इंडस्ट्री की बात करें हम तो 10 प्लॉट आते हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री को अपनी को फंक्शनल करा लिया है वो लोग भर सकते हैं 10 प्लॉट। जनरल कैटेगरी में 150 प्लॉट आते हैं, मतलब जो कोटा है 17.5 का फार्मर का है, 5% का आपका है फंक्शनल इंडस्ट्री का, और 77.5% में जनरल कैटेगरी है। 100% को डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर हम बात करें जो मूल्य है वो कैसे कैसे आपको देना है।
अगर आप कैटेगरी में आते हैं SC ST की में तो आपको 5% अमाउंट जमा करना है, केवल 5%। और अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी या किसी अदर में तो आपको 10% देना है। SC ST में 120 मीटर के ऊपर आपको 1,47,600 रुपए का DD जमा करना है, RTGS करना है, ऑनलाइन करना है। मतलब 5% पैसा आपको देना है, उसके बाद रिमेनिंग 95% पैसा प्लॉट निकलने के बाद आपको देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में किसी अदर में आते हैं तो आपको 2,95,200 रुपए देने हैं, 2,95,200 रुपए, जो कि 10% अमाउंट है। वहीं 162 स्क्वायर मीटर की बात करें, टोटल प्लॉट है 260, 45 प्लॉट है आपके फार्मर वाले 17.5% कोटे में, 13 प्लॉट है आपके फंक्शनल इंडस्ट्री के लिए, 202 जनरल कैटेगरी में आते हैं। अमाउंट की बात करें तो 1,99,260 रुपए, 1,99,260 रुपए SC और ST कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम अदर्स में आते हैं तो 3,98,520 रुपए आपको अदर्स कैटेगरी में, मतलब 10% अमाउंट जमा करना है। वही बात करें 200 स्क्वायर मीटर की तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट है 466, 466, 82 प्लॉट फार्मर कोटे में आते हैं, इसमें से 23 प्लॉट फंक्शनल इंडस्ट्री के लिए और जनरल कैटेगरी में 361 प्लॉट है। 2,46,000 रुपए आपको देना है SC और ST कैटेगरी में और 4,92,000 रुपए आपको जमा करना है अदर्स कैटेगरी में। ये बात कर रहे हैं हम 200 स्क्वायर मीटर की। 300 स्क्वायर मीटर में 208 प्लॉट हैं टोटल, 36 प्लॉट आते हैं आपके फार्मर कैटेगरी में और 10 प्लॉट आपके आते हैं फंक्शनल इंडस्ट्री में और 162 प्लॉट आपके हैं जनरल कैटेगरी में। अमाउंट की बात करें 3,69,000 रुपए आपको देना है SC और ST कैटेगरी में, 7,38,000 रुपए आपको जमा करना है अदर कैटेगरी में। 500 स्क्वायर मीटर के नंबर ऑफ प्लॉट है 24 और 4 प्लॉट आते हैं फार्मर कैटेगरी में, 1 प्लॉट आता है फंक्शनल इंडस्ट्री में और 19 प्लॉट आते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। 6,15,000 रुपए का आपको SC और ST कैटेगरी में जमा करना है और 12,30,000 रुपए आपको जनरल में, अदर कैटेगरी कोई भी हो, OBC हो, जनरल हो, वो आप उसमें 12,30 आपको जमा करना है। 1,000 स्क्वायर मीटर में नंबर ऑफ प्लॉट है 13, 2 प्लॉट आपके फार्मर कैटेगरी में, 1 प्लॉट आपका है इंडस्ट्री फंक्शनल में और 10 प्लॉट आपको जनरल कैटेगरी में मिलते हैं। बात करें अमाउंट कितना जमा करना है, SC और ST कैटेगरी में आपको 12,30,000 रुपए जमा करने हैं और अदर में आपको 24,60,000 रुपए जमा करने हैं। 2,000 स्क्वायर मीटर में 19 प्लॉट हैं, 3 प्लॉट आपके आते हैं फार्मर कोटे में और 1 प्लॉट आपका आता है जनरल फंक्शनल कैटेगरी के अंदर और 15 प्लॉट जनरल में, जिसमें आपको अगर SC और ST कैटेगरी में तो 24,60,000 रुपए आपको जमा करना है और अगर आप आते हैं अदर्स कैटेगरी में तो 49,20,000 रुपए आपको जमा करने हैं। ये हो गई है स्टार्टिंग में एप्लीकेशन जमा करने की बात कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, SC और ST कैटेगरी में साइज वाइज आपको पहले 120, 147,600, 120 के बाद 162, 199, 260, उसके बाद 200, 2,46,000, उसके बाद 300, 3,69,000, 500, 6,15,000, उसके बाद 1,000, 12,30,000, उसके बाद 2,000 मीटर 24,60,000। उसके बाद बात करते हैं अगर आप SC और ST कैटेगरी को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको 120 पे 2,95,200, उसके बाद 162 में 3,98,520, उसके बाद 200 मीटर में 4,92,000, 300 पे 7,38,000, 500 पे 12,30,000, 1,000 पे 24,60,000 और 2,000 पे 49,20,000। ये अमाउंट आपको अगर आप कल से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कल से ही चाहिए। उसके बाद आपको रिमेनिंग पैसा जो देना है वो ड्रॉ के बाद देना है। ड्रॉ के बाद की क्या प्रक्रिया होंगी उस पर भी आएंगे। हमने आपको प्लॉट बताए, कौन सी कैटेगरी में कितने प्लॉट हैं वो बताया, उसके बाद कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट देना है वो बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अभी टोटल प्लॉट की बात करें 1184 प्लॉट है टोटल, जिसमें 206 प्लॉट फार्मर कोटे में है, 59 प्लॉट आपके आते हैं फंक्शनल इंडस्ट्री के लिए, 919 प्लॉट हैं आपके अदर्स के लिए।
इनसे बाहर जो भी है वो अदर्स में आता है। 919 प्लॉट उनके लिए, सभी साइजों के अलग अलग प्लॉट है। उसके बाद ये एब्रीवेशन लिखी हुई है, यहां रेरा नंबर लिखा हुआ है। रेरा नंबर यहां हमने मेंशन कर दिए हैं। ये ऑलरेडी जो पहले से रेरा रजिस्टर्ड है वो रेरा है। सम लेफ्ट आउट कैंसिलेशन प्लॉट आर ऑल्सो एड इन दिस स्कीम विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हो गया, ये हो गया। जैसे कि 20 के हैं तो 20 के रेरा नंबर ये हो गया, 17 के हैं तो 17 का रेरा नंबर ये हो गया। नई स्कीम का एक यूनिक पहले हमने बता दिया आपको। उसके बाद यहां देख रहे हैं आप, इसमें एब्रीवेशन लिखी है प्रीफरेंस लोकेशन चार्ज, मतलब पीएलसी बोलते हैं उसको। पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्ज विल बी 5%। अगर आपका कोई भी प्लॉट पार्क फेसिंग निकल आता है या ग्रीन बेल्ट निकल आता है तो आपको 5% देना है। 5% मतलब 24,600 का जो भी साइज आप भर रहे हैं उसके हिसाब से 5% आपको देना है। कॉर्नर लोकेशन चार्ज विल बी 5%। कॉर्नर भी अगर निकलता है तो भी आपका 5% है। इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 18 मीटर और मोर देन लोकेशन चार्ज विल बी 5%। अगर 18 मीटर रोड या 18 मीटर से ज्यादा निकलती है तो उसका भी आपको 5% लोकेशन चार्ज जमा करना है। द मैक्सिमम लोकेशन चार्ज फॉर एनी सिंगल प्लॉट शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द प्रीमियम। देखिए, अगर एक ही प्लॉट के अंदर 4 लोकेशन निकल जाती हैं तो आपको 15% देना है। 15 से आपको ज्यादा नहीं देना है। अगर एक प्लॉट में 3 लोकेशन है तो भी आपको 15 देना है, 4 है 5 है तो भी आपको 15 देना है। मानो पार्क भी है, ग्रीन बेल्ट भी है, बड़ी रोड भी है तो आपको 15% देना है। कॉर्नर भी है, आपको 15 से ज्यादा नहीं देना है। अब बात करते हैं प्रेस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी। सीरियल नंबर 1 में फार्मर हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड परचेज्ड ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट। किन फार्मरों को कोटा मिलेगा? जिनकी एक्वायर की है यमुना प्राधिकरण ने जमीन या किसी ने अपनी जमीन को एयरपोर्ट को दिया है, उनको 17.5% का कोटा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां जो हमारे किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी कोई भी रिट ना हो, अगर रिट हो तो उसका आपको प्रॉपर, अगर वापसी करिए रिट तो उसका आपको डॉक्यूमेंट मेंशन करना होगा। उसके लिए एक एफिडेविट प्राधिकरण लेता है। आप किसी भी चीज में मतलब प्राधिकरण के अगेंस्ट खड़े ना हो जमीन को लेके। अगर सब टाइटल क्लियर है तो आपको कोटा मिलेगा, अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। वही बात करते हैं फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट, कमर्शियल यूनिट अलॉटेड बाय यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि फंक्शनल होनी चाहिए। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, वो फंक्शनल हो गया है तो आपको उसका कोटा मिलेगा 5%। टोटल कोटा 22.5% है। अब उसके बाद नोट यहां क्या मेंशन है, आउट ऑफ द प्लॉट रिजर्व फॉर इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल यूनिट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड फार्मर हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड 21% and 2% plot will be reserved for SC/ST applicant respectively. नंबर बी में कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 43 ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 एंड 2016 एंड डिसीजन टेकन बाय द अथॉरिटी दैट द टोटल फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी केप्ट इन द रिजर्व कैटेगरी आर डिफाइंड अबव एंड इन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी एज वेल। जो हैंडीकैप है उनको भी कोटा दिया जाएगा। उसके बाद इट वाज डिसाइड बाय द अथॉरिटी दैट there will be reservation for handicap applicant, the shall be 4% of total plot. The allotment among this category shall be through draw of plots, and in the draw of lots 1% reservation out of 4% shall be kept for visual impaired applicants. उसके बाद handicapped में SC/ST applicant of the aforesaid category shall have to enclose an attested copy of the certificate issued by the competent authority, otherwise he she shall not be given the benefit of reservation. देखिए, कोई हैंडीकैप है या SC/ST में आता है, अगर वो ये प्रूफ करता है कि मैं हैंडीकैप हूं या मैं SC/ST में आता हूं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड प्रोवाइड करना है। उससे अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो लागू नहीं होगा आप पे, वो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास SC या ST कैटेगरी का है तो कैटेगरी का जो होता है जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो जो आपका सीएमओ के थ्रू या किसी के थ्रू जो बना हुआ आपका हैंडीकैप है, जिसने आपको हैंडीकैप घोषित किया है,
उसका आपको प्रमाण पत्र इस पर अपलोड करना है, तब आपको उस कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और अगर आप SC ST में आते हैं और आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप ये मानिए कि वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां आप लाभ ले रहे हैं 5% अमाउंट जमा करने का और कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है और ध्यान से उस पर कार्य करना है, ज्यादा तेजी नहीं दिखानी है, बड़े हिसाब से आपको काम करना है और हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। After allocation to all applicants in reserve category, the remaining plots, if any, shall be transferred to general category at the time of draw of lots. If under this category the applicants are less than the number of plots reserved, then the leftover plots shall be included in the draw of general category. अब बात करते हैं प्रीमियम ऑन प्लॉट। प्रीमियम ऑन प्लॉट की हम बात करें, द रेट ऑफ द लैंड इज रेजिडेंशियल प्लॉट अंडर दिस स्कीम इन 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर। हर प्लॉट का मीटर का प्राइस 24,600 रुपए रखा गया है। प्लॉट की जो कीमत निकाली गई है वो 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर से निकाली गई है। आप कोई भी साइज भरे, आप अपने घर बैठ के 24,600 रुपए से मल्टीप्लाई कर ले। अगर SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो 5% जमा करना है और जनरल या अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% जमा करना है। सिंपल परिभाषा है। 24,600 रुपए से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने अमाउंट का अरेंजमेंट रखें। रिजर्व रेट शैल बी पेबल बाय द अलॉटी इन केस द अथॉरिटी मेक्स एनी रिवीजन change in the rate of residential allotment if acquisition cost compensation x greater in increased by the court by the state government or by authority, then allotee shall bear the property increased cost of acquisition। देखिए अभी की आज की तारीख में 24,600 रुपए रेट है। अलॉटमेंट होने तक या अलॉटमेंट होने के बाद, अलॉटमेंट जारी करने के बाद आपको अगर इस बीच कुछ रिवीजन आता है, रेट में रिवीजन आता है या कोई फार्मर कंपनसेशन बढ़ जाता है या कुछ भी XYZ हो जाता है, वैसा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी 24,600 हुआ है, लेकिन फिर भी प्राधिकरण अपने हाथ को मजबूत करके चलता है। प्राधिकरण ने बोला है अगर इसमें कुछ रिवीजन आता है तो वो हम इसको चेंज कर देंगे, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 24,600 का हो सकता है 1,000 रुपए बढ़ जाए, बाद में 500 रुपए बढ़ जाए, 2,000, तो उसके लिए आप बी प्रिपेयर रहें। अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। पेमेंट मेथड क्या होगा? ऑल पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी www.yamunaexpresswayauthority.com। देखिए इस लिंक को आप ना जूम करके जरा ध्यान से देख लें, क्योंकि इस लिंक से मिलते जुलते लिंक के आपको URL देखने को मिलेंगे गूगल पर, क्योंकि लोग फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आपको yamunaexpresswayauthority.com की वेबसाइट पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करना है और वेबसाइट पर जाकर ही पूरा फॉर्म फिल करना है। ऐसा ना हो उस तरह का कोई इंटरफेस देखें आप और आपको झलक लगे ये यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट है और आप पूरा फॉर्म भर दें और पेमेंट जमा कर दें, उसके बाद आपके हाथ कुछ ना लगेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, yamunaexpresswayauthority.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उस इंटरफेस को देखना है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी अकाउंट सिस्टम थ्रू नेट बैंकिंग, नो पेमेंट इन कैश शैल बी एक्सेप्टेबल। कोई भी कैश की पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन आपको यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करनी है। अब अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है? द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर। अलॉटमेंट जो होगा वो ड्रॉ के थ्रू होगा, जैसा कि अब तक रेजिडेंशियल में यमुना प्राधिकरण में होता आया है, उस तरह ही ड्रॉ होगा। ड्रॉ शैल बी अंडरटेकन फॉर ईच कैटेगरी सेपरेट। जितनी भी कैटेगरी में इन्होंने अभी यहां पर दिया है उस कैटेगरी का सेपरेट ड्रॉ होगा। मान लो कोई आता है हैंडीकैप में तो उसका अलग होगा, फार्मर का अलग होगा, फंक्शनल इंडस्ट्री का अलग होगा, ऐसे ही सबका जनरल के 120 का अलग होगा, 162 का अलग होगा, 200, 300, 500, 1000, 2000, ये सबके अलग अलग होने। ड्रॉ सबका अलग अलग होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी वाइज सेपरेट ड्रॉ होगा। विद इन कैटेगरी फर्स्ट ड्रॉ शैल बी कंडक्ट फॉर एप्लीकेंट हुज कैन ऑप्शन 1 एज पेमेंट प्लान। अब फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, पेमेंट प्लान 1 का ड्रॉ पहले होगा। ऑप्शन 1 का पेमेंट प्लान जिनने चूज किया है उसका ड्रॉ पहले होगा। अगर उसके बाद आगे की कहानी पढ़ लेंगे इसमें,
उसके बाद अगर कुछ एप्लीकेशन सेकंड या थर्ड में होंगी, इनमें वो कंप्लीट नहीं होती हैं, तो फिर ड्रॉ सेकंड और थर्ड का होगा। लेकिन ऐसा असंभव है, ऐसा होता नहीं है। पेमेंट प्लान 1 ही है, 1 में ही सब कुछ है खेल, इसलिए आपको भी 1 ही चूज करना है। आप वेट मत करना कि हम सेकंड या थर्ड ले लेंगे, असंभव असंभव असंभव। उसके बाद बात करते हैं thereafter if some plot are left unallotted, the second row shall be conducted for applicants who choose option 2 as payment plan for the remaining plot. Some plot are left unallotted, then second row shall be conducted for applicant. अगर कुछ प्लॉट बचते हैं, बचेंगे नहीं, पहले भी नहीं बचे थे, याद रखना आप। इस चक्कर में मत पड़ना आपकी सेकंड या थर्ड में हम भर लेंगे। आप पेमेंट प्लान 1 में ही भरेंगे, बेशक आपका प्लॉट निकले ना निकले। जब आपका पहले में ही नहीं निकलेगा, आप ये सोच लें, तो सेकंड में कैसे निकल जाएगा या थर्ड में कैसे निकल जाएगा? क्योंकि पेमेंट 1 में ही इतने ऑप्शन आ जाएंगे, इतने फॉर्म आ जाएंगे, इसलिए 1 ही चूज करना है। 2 और 3 नंबर क्या है, खत्म कर दो। मान देते हैं इस क्लोज को काट दिया हमने, पेमेंट प्लान 1 ही है, 1 ही आपको दिमाग में रखना है, 1 के हिसाब से आपको अपने पॉकेट को तैयार करना है। उसके बाद thereafter if some plot are left out unallotted, then third row shall be conducted for applicant who choose option 3 as payment plan for the remaining plot. पहले 1 में करेंगे, कुछ प्लॉट बच जाते हैं 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, ऐसा नंबर ही नहीं आएगा। ये 2 और 3 के आपको ड्रॉ देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पेमेंट प्लान 1 में ही आपको फिल करना है, ताकि हम अपने लक को तो आजमा लें। फॉर्म भी फिल करें, उसके बाद हमारा ड्रॉ में भी शामिल ना हो, क्या फायदा है? इसलिए पेमेंट प्लान 1 में करें। 1 में भरने के बाद बैंक से लोन करा ले, पैसा नहीं है तो बैंक से लोन करा के पैसा दे दें प्राधिकरण को, आराम से बैंक को किस्त देते रहे। 2 और 3 के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, केवल वापसी पैसा आ जाएगा और सोचेंगे प्लॉट ही नहीं आया। जब हम किसी ड्रॉ में शामिल होने जा रहे हैं, हम अपने लक को आजमाने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पेमेंट प्लान 1 में ही फिल करें। तो इसलिए पेमेंट प्लान 1 आपको चूज करना है। अब बात करते हैं, इट इज द फर्दर क्लैरिफाइड दैट प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट ड्यूरिंग ड्रॉ ऑफ प्लॉट शैल बी गिवन टू द एप्लीकेंट हु चूज ऑप्शन 1 इफ इवन आफ्टर अलॉटमेंट फॉर एप्लीकेंट ऑप्शन 1 payment plan plots remains unallotted, then second preference will be given to applicant who choose option 2 payment plan. Similarly, if even after allotment for applicants option 2 payment plan plots remains unallotted, then draw shall be conducted for the applicant who choose option 3. देखिए जो बात मैं बोल रहा हूं वो ये भी कह रहा है, विज्ञप्ति भी ये कह रही है, पेमेंट प्लान पहला अगर कुछ बचता है खेल, फिर दूसरे में लाएंगे, दूसरा खेल बचेगा कुछ, तीसरे में लाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहां आपको एक में ही आपको लाखों एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। लेकिन ये मत सोचना कि लाखों भर रही है तो हम ना भरें। आपको तो एक प्लॉट चाहिए ना, तो आपको फॉर्म फिल करना है। अकाउंट में भी पैसे पड़े हैं, 3 महीने 2 महीने अकाउंट में भी पड़े रहते हैं। क्यों ना हम प्राधिकरण को देख के एक बार देख ले क्या हमने किया है आज तक जीवन में, भगवान हो सकता है इसी रूप में फल दे। तो आपको पेमेंट प्लान 1 चूज करना है, ये आपको पर्सनल राय है कपिल यादव की। तो आपको पेमेंट प्लान 1 ही चूज करना है। अब बात करते हैं आगे, एडजस्टमेंट रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। जो हम पैसा दे रहे हैं वो सुरक्षित है, किस तरह से सुरक्षित है, कैसे एडजस्ट होगा, कैसे रिफंड होगा, उस पर भी नजर मार लेते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैसा ही जा रहा है ना, उस पैसे की क्या सलामती है उस पर भी नजर मार लेते हैं। In the case of successful applicant, the registration money shall be adjusted against the total payable premium of the plot. अगर आपको प्लॉट अलॉट हो जाता है तो वो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा। मानो 5% दिया है तो 95 देना है, आगे 10 दिया है तो 90 देना है, एडजस्ट हो जाएगा। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा, वो आपके प्लॉट के अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। 5% दिया है तो 95 देना है आगे, और 10 दिया है तो 90 देना है। इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, ये भी बात सुन लीजिए, इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी रिफंडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट if period of deposit of such registration money with the authority in less than 1 year from the date of draw. However, if the period of deposit in more than 1 year, simple interest rate of saving account in SBI shall be paid for the period of deposit exceeding 1 year. देखिए हम आपको बता दें, अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है, प्राधिकरण ये कह रहा है कि हम ड्रॉ की डेट से 1 साल के अंदर आपको पैसा वापस दे देंगे।
और अगर 1 साल से हम ज्यादा टाइम खींचते हैं तो सेविंग अकाउंट का बैंक इंटरेस्ट जो होता है वो हम आपको देंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं साथियों कि ये जो अमाउंट है, प्राधिकरण इतना मजबूत है, हर अकाउंट में उसके भरपूर पैसा भरा हुआ है, उसको नहीं चाहिए आपका अमाउंट 1 साल यूज करने के लिए। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर ड्रॉ के बाद प्राधिकरण ऐसे आपका पैसा वापस दे देता है और अकाउंट डिटेल पहले ही ले लेगा अभी फॉर्म भरने में। तो आप ये दिमाग से आप बात निकाल दें कि 1 साल तक आपका पैसा प्राधिकरण के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी स्कीमों में देखा है, हफ्ते से 10 दिन 15 दिन में आपका सबका पैसा वापस। अगर आपने कोई कमी उसमें नहीं की है फॉर्म भरने में, हो सकता है आपने अकाउंट डिटेल सही ना डाली हो सकता है आपने फॉर्म अपने नाम भरा हो और पैसा किसी और के नाम डाल दिया हो अकाउंट, तो ये सब मिस्टेक हमारी हो सकती है। प्राधिकरण के एंड से तुरंत आरटीजीएस एनईएफटी आता है। इसलिए ये जो 1 साल की या 1 साल बढ़ के बैंक की क्लोज लिख रही है, मैं फिर आपको बताऊं, प्राधिकरण अपने एंड से हर चीज को सेफ सिक्योर करके चलता है, इसलिए ये इसमें मेंशन है। ऐसा है नहीं आपको हफ्ते से 10 दिन में 15 दिन में मैक्सिमम पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन जो फॉर्म भरेंगे उसमें अकाउंट डिटेल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आईएफएससी कोड क्लियर होना चाहिए, नाम क्लियर होना चाहिए। और एक बात बता देता हूं, जिनके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, रिवर्ट के लिए अकाउंट डिटेल उन्हीं की होनी चाहिए। पैसा आप अपने परिवार के किसी भी अकाउंट से दे सकते हैं। मानो मैं अपने 18 साल प्लस के बच्चे का फॉर्म भर रहा हूं, तो मेरे बच्चे के अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं किसी से भी अपने परिवार के अकाउंट से पैसा दे सकता हूं प्राधिकरण को, लेकिन वो पैसे मेरे बच्चे के अकाउंट में ही आएंगे। ये बात ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि भाई जिस अकाउंट से हम पैसे देने उसी को डाल दें, नहीं। यहां पर जो फॉर्म भर रहा है, जिसके नाम से फॉर्म भरा गया है, पैसा उसी के नाम से वापसी जाएगा। ये ऐसा कंफ्यूजन लोगों को बहुत रहा था, इस बार इस कंफ्यूजन को मत रखना। The applicants must mention their mobile phone number, bank account number, bank name, IFSC code and address of the bank in the application form so as the facility the assurance for the refund check NEFT RTGS by the registration bank। जो अभी हम बात बता रहे थे वही इसमें लिखा हुआ है। ये डिटेल आपको मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, एड्रेस, उन्हीं का जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं, उन्हीं का आपको अकाउंट डिटेल डालना है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑप्शन। ये पेमेंट ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम बात कर रहे थे, पेमेंट प्लान कौन सा ले, किस में क्या कंडीशन होंगी, कैसे होगा, उस पर एक बार नजर मारते हैं और थोड़ा डीपली जाकर नजर मारते हैं। द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल टू अलॉटी फॉर डिपॉजिटिंग द लैंड प्रीमियम। ऑप्शन 1 में 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस टू बी पेड विद इन 90 डेज। अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद 90 दिन के अंदर आपको पैसा देना है। अब यहां से पहले तो इन्होंने 1 महीना बढ़ा दिया है, पहले 60 दिन होते थे, अब 90 कर दिए। 90 दिन के अंदर आपको पैसा देना है प्राधिकरण को हर रूप में। पैसा अपने खाते में जुड़ा हुआ दे, अपने घर परिवार के अकाउंटों से दे, आप किसी बैंक से लोन करा के प्राधिकरण को दे, उसे मतलब नहीं। उसे आपके प्लॉट के एवज में वो पैसा चाहिए 90 दिनों के अंदर। आप अलग अलग डीडी बना के दें, चालान भर के उसी प्लॉट का दे दें। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप अपने परिवार के सदस्य के अकाउंट से पैसा नहीं दे सकते हैं। आप अगर अपने बच्चे का प्लॉट भर रहे हैं तो माँ बाप उसके पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल बच्चे की खोलनी है। आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से लोन करवा रहे हैं, तो बैंक से लोन करा के आप दे सकते हैं। 90 दिन के अंदर आपको वो पेमेंट पूरा करना है। अब इसमें अलॉटमेंट एंड जीएसटी एडिशनल इफ एप्लीकेबल। अगर कोई फर्म के नाम पे दे देता है तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी जमा करना है। मानो कोई फर्म के नाम पे फॉर्म भरता है तो उसको जीएसटी भी जमा करना पड़ता है। ऑप्शन 2 कहता है 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस टू बी पेड विद इन 90 डेज। अगर पेमेंट 2 में जाते हैं आप, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन मनी इंक्लूड है, 50% पैसा 90 दिन में देना है। बाकी 50% आपको प्रीमियम शैल बी पेबल इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द 91 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बाय इंटरेस्ट 10% ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड द हाफ ईयरली। आपको
2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब आप मान सकते हैं 25-25% आपको और देना है हर 6 महीने पे, तो 1 साल के अंदर आपको वो भी पे करना है। नंबर उसके बाद इट इज द क्लियर दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट एज पर शेड्यूल एंड एडिशनल पेनल इंटरेस्ट 3% है, कंपाउंड हाफ ईयरली विद इन एप्लीकेबल जीएसटी शैल बी पेबल अलॉन्ग विद 10% प्लस 13% per annum on the default amount, and for the default period it shall be responsibility of the allotee to deposit the due installment on due time. In if the last date of deposit is bank holiday, then the allotee shall deposit the installment on the next working day and it shall be treated as last date of deposit. साथियों देखिए, हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हमें तो पेमेंट प्लान 1 में ही जाना है, 2 या 3 का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं होता क्या है कि आपको बचे हुए 50% को 25-25% के आपको 2 किस्त देनी है 1 साल के अंदर। और अगर आपकी किस्त टूट जाती है, इसमें लिखा है कि अगर आपकी किस्त टूट जाती है तो आपको 3% एडिशनल देना है पेनल इंटरेस्ट। वैसे 10% का ब्याज है, किस्तों पर 10% ब्याज लगेगा एनुअली। अगर आपकी किस्त टूट जाती है तो आपको 13% देना है। ऑप्शन 3 की अब बात कर लेते हैं। 30% of the total premium including registration fees to be paid within 90 days from the date of issue allotment letter and GST additional if applicable. रिमेनिंग 70% आपको देना है 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 10 का मतलब हो गया 5 साल के अंदर आपको देना है। उस पर भी 10% ब्याज लगेगा। अगर टूट जाती है किस्त तो 13% हो जाएगा। सिंपल मैं बात बता रहा हूं आपको 70% की 10 किस्त देनी है 5 साल के अंदर, और आपका अगर किस्त टूट जाती है तो 13% ब्याज लगेगा। किस्त नहीं टूटती है तो आपको 10% ब्याज देना है। इंटरेस्ट रेट विल बी फ्लोटिंग रेट एंड विल बी रिवाइज्ड ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर एज पर ये नंबर दिया है जिससे इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है। Those applicant not able to confirm payment option या application form as considered as payment option 1। अगर आप कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं खोलते हैं उसमें तो आपका पेमेंट प्लान 1 में काउंट हो जाएगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या इंस्टॉलमेंट द अलॉटी विल हैव इन्फॉर्म टू अथॉरिटी विद इन 1 वीक। आप सारी पेमेंट करने के बाद, ड्रॉ के बाद अगर प्लॉट आपका निकलता है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर प्राधिकरण को मतलब चलान को चढ़वाना है, पेमेंट को अपडेशन लेना है कि हाँ हमने पेमेंट कर दी है। आप ऑनलाइन भी करते हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके प्लॉट में वो मेंशन है, अपडेट हो गई। ऐसा ना हो प्लॉट ही कैंसिल हो जाए और आप पेमेंट करे हुए बैठे रहें, क्योंकि हर 6 महीने साल भर में स्कीम आती है, दोबारा किसी और का लॉट हो जाएगा और आप 1.5-2 साल बाद आएंगे देखेंगे अरे प्लॉट ही नहीं, हमने तो पैसा दे रखा है, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए ब्राउजर में लिखा है। फिर कल को आपकी यही बात पकड़ी जाएगी कि हमने तो लिख के दिया था जी, आपको 1 हफ्ते के अंदर आगे चेक कराना था, कहाँ थे आप? फिर आप कहेंगे सर हम तो यूएस में थे, कैलिफोर्निया थे, युवा सिटी थे, वहां थे। फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर आपके पैसे ही वापसी मिलेंगे आपको। जब आपकी कोई गांठ फंसती है तो उस गांठ को इस विज्ञप्ति से मिलाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बड़े डीपली लेके चलना है। एक तो प्लॉट ही नहीं निकल रहे हैं, निकलेगा तो उसको सलामत रखने की भी जिम्मेवारी है, रखाने की भी जिम्मेवारी आपकी है। तो उसकी पेमेंट करने के बाद उसको चढ़वाना, पेमेंट में लेजर में देखना, हाँ चढ़ गया है प्रॉपर, अब इतना ड्यूज है या हमारा 0 दिखा रहा है ड्यूज, तो ये इंश्योरिटी करना भी आपकी जिम्मेवारी है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट, टाइम बढ़ाने का क्या प्रोसेस है? ऑल पेमेंट shall have to be made within the time of specified and no extension in the time of making allotment money। जो पेमेंट है अलॉटमेंट मनी है उसमें कोई टाइम का एक्सटेंशन नहीं है। मनी सेल ऑर्डरली बाय गारंटेड, हाउएवर इन एक्सटेंडिंग circumstances टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट कैन बी एक्सटेंड बाय द CEO ऑफ और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 days। अगर CEO चाहेंगे तो 30 दिन बढ़ा सकते हैं या कोई ऑथराइज पर्सन, लेकिन आप चाहें कि ऐसा बढ़ जाएगा, ऑफिशियल बढ़ेगा। अगर 1 महीने का टाइम बढ़ता है उनके हाथ में भी 1 महीने का, 30 दिन से ज्यादा वो भी नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे अलॉटमेंट मनी आप पे नहीं बन पा रही है, 90 दिन हो गए हैं, तो 1 महीने का टाइम चाहेंगे तो CEO बढ़ा सकते हैं। 30 days such extension of time if guaranteed shall be subject to the payment of an interest 10 plus 13% per annum compound half yearly on outstanding amount for such extended period
on pro data basis, and any delay in payment after due date as mentioned in allotment letter shall lead to automatically deemed cancellation. No further delay in terms of payment shall be entitled. Applicant are advised to adhere to the payment time line mentioned in the browser. इस ब्राउजर के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर टाइम भी बढ़ाते हैं तो उसमें 10% का ब्याज लगाएंगे, और अगर फिर भी किस्त टूटती है आपकी तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या आपकी अलॉटमेंट मनी जमा होगी तो कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं है, आपका प्लॉट ही कैंसिल कर दिया जाएगा और उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा जो 10% आपने दी है, या आप जाके खुद ही सरेंडर कर दो, जी हम पे नहीं बन पा रहे साहब, हमारे तो पैसे ही वापस दे दो आप। पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट। Allotment of plot to allotee shall be done on lease for a period of 90 years from the date of lease deed. The allotment of plot will be given to the allotee on a lease 90 years and lease rent shall be payable at one time in lump sum at the rate of 10% of the total cost of the plot before execution of lease deed. दोनों बातों को बड़े विस्तृत रूप से समझाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तीनों प्राधिकरण जो भी प्रॉपर्टी अपने टेबल से निकालती है वो लीज होल्ड निकालती है। ये पूरा एरिया लीज होल्ड है। 90 साल की लीज होती है पहली, उसके बाद उस लीज में ये मेंशन है कि आपको वन टाइम लीज रेंट जमा करना पड़ता है। वन टाइम लीज रेंट होता है 10% ऑफ प्रीमियम। जैसे कि आज आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर रहे हैं 24,600 से, किसी प्लॉट में कुछ अमाउंट है, किसी में कुछ है, ऐसे ही आपको जब आप पहली लीज डीड कराएंगे, वो अब हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, वो आपको एक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो आपको लीज डीड में ही आपको जमा करना है। लीज डीड में आपको 10% अमाउंट जमा करना है अपने प्रीमियम ऑफ प्लॉट का। मानो 100% पैसा दे दिया, उसका 10% आपको लीज रेंट के रूप में जमा करना है, जिससे प्राधिकरण पूरे एरिया को डेवलप करता है, वो वन टाइम जाता है। एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट, ये पॉइंट भी आप सुन लीजिए प्लॉट निकलने के बाद में, लेकिन हम सब कुछ बताएंगे आपको। इन सम केस द एरिया ऑफ प्लॉट अलॉटेड में स्लाइटली वेरी इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर। अगर प्लॉट निकलने के बाद एरिया घटता बढ़ता है, पोजेशन ऑफ द प्लॉट, इन सच केस द प्रीमियम ऑफ द प्लॉट विल स्टैंड varied property if variation in area is less than or equal to 10%, then on such basis the allotee shall have no right to surrender the plot. However, if such variation in the exceeds 10% of the area allotted, then it would be open to the allotee not to accept the allotment and he can exercise the option of surrender. In such case of surrender after deduction of a token amount of rupees 10,000 as a processing fees, the rest of amount paid by the allotee shall be returned without any interest thereof. देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम जब पोजेशन देंगे, उस पोजेशन देते टाइम अगर मानो हमारा 300 मीटर का प्लॉट है और वो 10% ज़्यादा हो जाता है, 10% कम हो जाता है, देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो आप ले ही लेंगे, कम होगा तब आपको आपत्ति होगी। मानो 10% की जगह आपका 20%, 30% कम हो जाता है, उस केस में अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी और आपका सरेंडर हो जाएगा अमाउंट, आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन मालिक जब आपका प्लॉट निकलेगा और जब आपको मिलेगा उस टाइम रेट कुछ और होगा। अगर आपका प्लॉट का बढ़ के भी आता है तो उस टाइम के रेट के हिसाब से आपको पैसे जमा भी करने हैं। मानो आपका बढ़ के आ जाता है 20-30%, तो आपको 24,600 अब है, लेकिन उस टाइम पे जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको जमा करना है। ऐसा नहीं है आप 24,600 को पकड़ लें, उस टाइम के हिसाब से आपको वो पैसे भी जमा करने हैं। After getting lease plan, in case additional area of the plot in up to 10% of the total plot area, then applicable fees with respect to the additional area will be charged with simple interest in the form of 2 half-yearly installment. Date of issue of checklist. However, in case additional area of the plot is more than 10% of total plot area, then applicable fees with the respect to the additional area will be charged within simple interest in the form of 4 half-yearly installment. As whereas basis, the plot will be allocated and accepted by allotee as whereas basic undering unconditionally. Allotment, possession, construction and subdivision. ये भी आप सुन लीजिए प्लॉट निकलने के बाद की बातें। On the basis of availability of land, the number of plot available for allotment may be increased
reduced at the discretion of the authority. In this scheme, the allotment shall be done by manual draw. The tentative date of draw shall be 18/10/2023 को ड्रॉ होना है. Any change in the date of actual draw shall be informed to the applicants by means of publication in daily newspaper and will also be available at the website of IDA. Allotment letter to the successful applicant shall be sent by 30 days from the date of draw by the registered post of the address mentioned by applicant in the application form. अलॉटमेंट लेटर 30 दिन के अंदर आपको भेज दिया जाएगा. जो एड्रेस आप देंगे उसी एड्रेस पे 30 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट होने के बाद भेज दिया जाएगा. मानो आज हमारा ड्रॉ होता है, ड्रॉ की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा प्राधिकरण की डेस्क से. द अथॉरिटी शैल ऑफर पोजेशन of allotted plot after completion of development which take approximately 5-year time. The possession will be offered only after deposit of money according to payment plan mentioned in allotment letter. प्राधिकरण कहता है कि इस प्लॉट को मैं आपको 5 साल के अंदर दे दूंगा. उससे पहले भी दे सकता हूं, लेकिन 5 साल का टाइम प्राधिकरण लेके चल रहा है ताकि आप प्लॉट निकलने के बाद, पैसा जमा करने के बाद प्राधिकरण को प्रेशर ना करे, रहरा ना जाए, कहीं नहीं जाए, कोई ऐसी कंप्लेंट ना करे. इसलिए प्राधिकरण पहले ही 5 साल का टाइम लेके चल रहा है. LOT shall have to get construction done after getting building plan sanction according to the lease deed and building regularization of the authority applicable at the time of allotment. आपका जब प्लॉट निकल जाएगा, आपको प्लॉट का कब मौका पे लीज डीड करा के कब्जा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन डन कराना है, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है अकॉर्डिंग टू द लीज डीड एंड बिल्डिंग रेगुलेशंस के तहत. The leasee allotee shall not be entitled to divide the allotted plot or the amalgamate if it with any other plot. एक प्लॉट अगर आपका 300 का है तो आप उसको 150 के 2 नहीं कर सकते, 200 के को 100 नहीं कर सकते, 120 के को 60 नहीं कर सकते. जो साइज इसमें दे दिया वही साइज आपका रहेगा. एक ही नाम पे रजिस्ट्री रहेगी. ब्लड में 2 नाम कर लो, 3 नाम कर लो, लेकिन अदर किसी पर्सन पे आप नहीं कर सकते, डिवाइडेशन नहीं कर सकते. अंदर से कैसा भी बना ले, बाहर से नक्शा एक ही मकान का होगा. Allotee or family member should not already have a residential plot, flats allotted by IDA, any existing plot allotted earlier by IDA, shall debar any applicant if it is successful in the present draw or applies for the present scheme. Family means his her spouse or his her minor dependent children. बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे. Allotee or family member should not already have a residential plot or flat. फैमिली मेंबर में किसी का भी अगर जैसे मानो मैं फॉर्म फिल करता हूं तो मेरी वाइफ का भी प्लॉट यहां पर अलॉटेड नहीं होना चाहिए. नॉट रीसेल, ये कंफ्यूजन को दूर कर लो आप. रीसेल में आपने 50 प्लॉट खरीद रखे हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है. आप यहां के अलॉटी नहीं होने चाहिए, आप और आपकी वाइफ. आप और आपकी वाइफ में दोनों में कोई भी यहां के अलॉटी नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फ्लैट हो. केवल रेजिडेंशियल की बात हो रही है. IDA shall debar any applicant if it is successful in the present draw or applies for the present scheme. Family means his or suppose on or his or minor dependent children. जैसे कि मैं आपको बता दूं इनका मतलब क्या है और ये क्लॉज को क्यों ऐड किया गया है. देखिए साथियों, अभी BHS की स्कीम भी एक चल रही है. BHS में लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं. अगर उसका ड्रॉ पहले हो जाता है और आपको वहां पर फ्लैट अलॉट हो जाता है तो यहां पर आपका इसमें भी अगर आप भर देते हैं और आपका यहां पर भी निकल जाता है तो आप एप्लीकेबल नहीं है. तो यहां मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं कि अगर आपने BHS में भर रखा है, किसी एक ने परिवार में भर रखा है, उसका या उसकी वाइफ का यहां ना भरे, और परिवार के जो सदस्य हैं उनका आप इसमें भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन अगर मैंने वहां पे फिल किया है फॉर्म तो वो फॉर्म अगर मेरा वहां फ्लैट आ जाता है और यहां भी निकल जाता है तो मेरा यहां वाला मुझे नहीं मिलेगा, वहीं का मुझे मिलेगा जो पहले ड्रॉ हो जाएगा. पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन.
The allotee lease will have to complete the construction as per IRDA building regulation and obtain occupancy certificate from the authority within 3 years from the date of execution of lease deed. In case the lease does not construct the building within prescribed time period, the extension of time can be guaranteed on payment of extension charge at the time following rates. देखिए पहली साल में 4% पेनल्टी है, दूसरी साल में 5% है, तीसरी साल में 6%, 3 साल के बाद 4% सेक्टर रेट पर स्क्वायर मीटर है। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई जनरल कैटेगरी में द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी 18+ ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ स्कीम। मतलब स्कीम कल निकल रही है तो कल 18+ का बच्चा होना चाहिए। अगर कल से पहले 18+ हो गया वेल एंड गुड, कल के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 8/8 से पहले 18 साल उम्र हो गई होनी चाहिए, या 8/8 को भी हो, लेकिन 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 15 में होती है तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आप ध्यान से रख लेना। 8 तारीख तक का कोई भी पर्सन अगर कल बर्थडे है किसी का या आज बर्थडे है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आपका 9 तारीख का बर्थडे है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। All Indians, non-residential Indians who are neither if any way provided by the government of India, by UP government under any specific rules to purchase any immovable property in UP shall be eligible to apply. सभी इंडियंस कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन भी कर सकते हैं। एलिजिबल पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 प्लॉट अंडर दिस स्कीम ऑफ एनी कैटेगरी। इस बात को समझें, एक पर्सन एक कैटेगरी में ही एक प्लॉट को भर सकता है। पूरी स्कीम में कोई भी एक प्लॉट भर सकते हैं। आप सोचें मैं 16 में भी भर लूं, 120 भी भर लूं, 200 भी भर लूं, 300 भी भर, ऐसा नहीं है। कोई एक साइज चुने, एक साइज आप भर सकते हैं, एक पर्सन। Those who have been already allotted residential plot flat in any scheme are not eligible to get allotment under this scheme if it is found at a later stage that an applicant co-applicant is a minor dependent children has obtained more than 1 plot, then all his her application allotment will be cancelled and the total deposit money shall be forfeited by the authority. इन्होंने सिंपल बोला है, अगर आप 1 से 2, 4, 6 प्लॉट भर देते हैं एक ही नाम पर तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा, एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए बड़े ही ऐसे मुख्य मानक बनाए गए हैं, इसलिए ज़्यादा तेजी दिखानी नहीं है। इसको विज्ञप्ति को पढ़ना है और पढ़ के जब आपको फॉर्म को फिल करना है बड़े ध्यानपूर्वक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बड़ा उसका एकदम आनंद लेना है, उसका अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना है। ऐसा ना हो वंचित हो जाए, कोई गलती नहीं करनी है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन जॉइंट नेम, को एप्लीकेंट ओनली इफ इट इज इमीडिएट फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ विद प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन। अदर देन दीज रिलेशन कैन नॉट अप्लाई। देखिए यहां एक एग्जाम्पल हम देते हैं। आप अगर एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट बना रहे हैं, पहले तो मेरी राय है मत बनाइए। कोई नई उसमें ऐसी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी आपकी। आप बनाएंगे, मानता हूं आपने बना लिया, हो सकता है किसी का पहले प्लॉट हुआ। पहले तो आप अपने मानो अभी मैं हूं और या कोई अदर पर्सन है, किसी के फादर फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो बेटे को को एप्लीकेंट बना लिया। तो पहले तो उन्होंने 2 मौके थे, एक को कन्वर्ट कर लिया। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो 2 फॉर्म फिल कर सकते थे, पिता का अलग, बेटे का अलग, लेकिन उन्होंने को एप्लीकेंट बना लिया तो उन्होंने पहले 2 फॉर्म को एक में कन्वर्ट कर लिया। अगर हस्बैंड वाइफ है वो भी 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो दोनों अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो को एप्लीकेंट ना बनाए, बिल्कुल ना बनाए को एप्लीकेंट। अगर आपने इन रिलेशन से अलग, जैसे कि मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ से अलग कोई रिलेशन बना लिया, मानो मैंने कोई अपना अदर दूर का रिलेशन को एप्लीकेंट डाल दिया, तो वो मेरे को प्रूफ अगर मैं नहीं दे पाया तो वो मेरा एप्लीकेबल नहीं है, उसका मेरे पे कोई फायदा नहीं है। इसलिए को एप्लीकेंट ना बनाए, एक नाम से फॉर्म भरें। अगर दूसरा बंदा 18+ है उसका सेपरेट फॉर्म डाले, एक लक आजमाने का मौका मिल रहा है आपको। को एप्लीकेंट बिल्कुल ना बनाए। जैसे पहले लोगों ने गलतियां की थी वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है।
चाणक्य ने कहा है अगर एक बार आपने कोई गलती कर दी है उसको आप रिपीट ना करें। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो अब भी आप मूर्ख ही हैं। तो वो मूर्खता का परिचय हमें नहीं देना है, हमें सेपरेट एक एक फॉर्म अलग अलग सभी के भरने हैं। को एप्लीकेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, बाद में भी आप नाम ऐड कर सकते हैं। मानो एक का किसी का प्लॉट निकल आता है और आप चाहते हैं मैं उनका नाम ऐड करवा दूं, आप नाम ऐड करा लेना, बेटे का बेटी का किसी का भी करा लें आप। लेकिन अभी तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर के अपना लक, मेरा हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, मदर का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सबके सेपरेट सेपरेट फॉर्म डालें और सेपरेट सेपरेट फॉर्म डाल के और उस ड्रॉ को, उसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी को क्रैक करें। एप्लीकेंट हिज हर सपोज बोथ कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। देखिए यहां बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है जो अब तक कंफ्यूजन था। एप्लीकेंट हिज हर सपोज बोथ कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति कहती है, मैं नहीं बोल रहा, ये प्राधिकरण की विज्ञप्ति बोल रही है कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इन केस, आगे सुने, इन केस both of them are allotted plot, then within 1 month of date of allotment one of the plot should be surrendered by the applicant, husband और wife। दोनों के अगर प्लॉट निकल जाते हैं 1 महीने के अंदर, जो इच्छा आपके प्लॉट की हो कि भाई मुझे नहीं, मैं तो वाइफ वाले को सरेंडर करूंगा या अपने वाले को सरेंडर करूंगा, दोनों में कोई भी प्लॉट एक आपको सरेंडर करना 1 महीने के अंदर। दोनों में से एक प्लॉट को आप सरेंडर कर दें और एक प्लॉट को रख लें। अब यहां आगे क्या कहती है, इफ after 1 month of allotment it is found that the applicant husband and wife are in allotment of more than one plot and they have not surrendered the extra plot allotted the suppose, then allotment of both husband or wife shall also stand cancellation for reason of deliberately hiding fact, no further communication of request shall be entered, then the plot which has allotment number with higher numeric value will be cancelled and registration fees submitted against it will be forfeited, remaining amount without interest will be refunded। रजिस्ट्रेशन अमाउंट को रिफंड कर मतलब फॉरफिट कर लिया जाएगा, बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर दोनों में से एक प्लॉट आपने सरेंडर नहीं किया, देखिए पहले तो मैं कहूँ भगवान दोनों भरने वालों के दोनों के निकल जाए, सरेंडर करने में हाथ जोड़ के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकले तो सही। निकलने के बाद तो गलती होती नहीं, एक बार निकल तो जाए, तो आप भरें और भरने के बाद अगर निकल जाता है वो मैं ये कहता हूं अगर किसी का निकल जाता है हस्बैंड वाइफ का, वो दोनों इतने लकी हैं जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि असंभव चीज को संभव हो रहा है। तो ये समझे कि आपने उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं ताकि कर्मों की खेती उनको यहां पर एक ऐसा रूप दे रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि उनके दोनों प्लॉट निकल आते हैं। तो ये सब बात की बातें हैं, इस पे चर्चा बाद में कर लेंगे, लंबा विषय है। अभी आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर प्रेस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट, द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ स्कीम। मैंने जो बात बताई थी वही है, स्कीम कल 18 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, उसके बाद फॉर्म फिल कर सकता है। ओनली सच एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और देयर मैनेजिंग डायरेक्टर, हुल टाइम डायरेक्टर, प्रोप्राइटरशिप पार्टनर, ट्रस्टी एंड टेनर होल्डर, को टेनर होल्डर ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाय द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट शैल बी एलिजिबल प्रोवाइड देन हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी रेजिडेंशियल प्लॉट फ्लैट इन द अर्लियर स्कीम ऑफ द अथॉरिटी। एलिजिबल बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो आपका फंक्शनल इंडस्ट्री वाला उनके लिए, इसका क्लॉज आप डिटेल में पढ़ लें क्योंकि काफी बड़ी विज्ञप्ति हो जाएगी। ये फार्मर के लिए, फार्मर की क्लॉज है, ये फार्मर के लिए अगर कोई फार्मर कोटे में आता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई। द एप्लीकेशन कैन बी ओनली सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी www.yamunaexpresswayauthority.com थ्रू पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग। देखिए कोई किसी बैंक में फार्म नहीं मिलेगा, जैसा पास्ट में होता आया था कि जी आपको आईसीआईसी बैंक में वहां फॉर्म मिल रहे हैं, दिल्ली में सीपी में मिल रहे हैं, नोएडा में सेक्टर 18 मिल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में अल्फा कमर्शियल मिल रहे हैं, कहीं कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। सीधा इंटरनेट पर जाएं
और इंटरनेट पर जाकर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएं और वहां फॉर्म परचेज करें और वहीं फॉर्म फिल करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिनेरियो तो सीधा गुरुदेव रियल एस्टेट के दफ्तर आए, आपकी पूरी मदद की जाएगी जैसा करते आए। आपके एक एक पॉइंट पे, एक एक पहलू पर आपको हर तरह से संभव मदद की जाएगी जो हमसे होगी। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कलेक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ ₹500 प्लस 18% GST। 18 पंजे 90, 590 रुपए का फॉर्म आपको परचेज करना है फ्रॉम ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी www.yamuna expressway authority थ्रू पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग। ये भी आपको यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट से ही परचेज करना है, 590 रुपए का फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड अलोंग विद द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन मनी एंड ऑल द रिक्वायर्ड एनेक्सर्स shall be submitted to online www.yamunaexpresswayauthority.com through net banking on the page of this browser of any working day during the period between the date of opening and the date of closure of the scheme। जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो भी ऑनलाइन ही जमा करनी है। पूरा फॉर्म भरने के बाद, चालान निकालने के बाद बैंक से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों प्रारूप है। इफ द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, इफ एनी रेस्पेक्ट व्हाट्स or if any column in left blank or the photo is not pasted at the place of monitoring an incomplete of or untrue address or no signature of thumb impression found on the declaration of entire wrong detail application shall not be considered to all। सारी डिटेलों को सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक फिल करना है, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, सारे कॉलम फिल करने हैं, जिसमें जो चीज मांगी जा रही है वो भरनी है। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म सबमिट करना है। अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर्म। पैसे जमा करके आप आराम से बैठ जाना, लेकिन आपको जब लिस्ट लगेगी तो उसमें प्लॉट आपका फॉर्म का सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये बात के ध्यान रखना है आपको सारी का। अब ब्रांच कोड बता देते हैं, ब्रांच एड्रेस। फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल एट ICICI बैंक लिमिटेड ब्रांच सब्जेक्ट टू नेसेसरी क्वालिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक विल अप्लाई द एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव बैंक लिस्टेड बिलो। देखिए साथियों, अगर आप पे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप पे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आपका सिविल खराब है कोई बात नहीं, आपको बैंक पैसा दे देगा एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अब आपके सारे दिमाग की जो वो थी वो सब खत्म हो गई हलचल। अब आप ये सोचो कि हम पे पैसा भी नहीं है, लेकिन अब हम कैसे फॉर्म भरें? तो आपको बैंक वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे देगा। उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट को आप बैंक से ले लीजिए और 3 महीने का, 2 महीने का जो भी पीरियड है उसका बैंक आपसे एडवांस इंटरेस्ट ले लेगा। मान लो आपने एक 120 मीटर का प्लॉट भरा तो बैंक आपसे 20,000, 18,000, 15,000 जो भी चार्ज करेगा उसकी भी सीट हम आपको दे देंगे कि कितना अमाउंट कितने पे चार्ज कर रहा है बैंक, वो भी हम सीट आपको दे देंगे। बैंक से आप पैसा ले लें और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर दें, फिर आप वेट कर लें, फिर उसके बाद अगर प्लॉट निकल आता है तो आगे का लोन करा लें। आज की डेट में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप बैंक से लोन ले लें। अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए बैंक डायरेक्ट अथॉरिटी को दे देता है आपके फॉर्म के बिहाफ पे। आपको पूरा फॉर्म भर के सिर्फ सबमिट करना होता है और फिर उसके बाद आपको बैंक से लोन मिल जाता है, बैंक अथॉरिटी को वो दे देता है। उसके बाद आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, ड्रॉ में निकल जाता है तो आपको बाकी पैसा देना, ड्रॉ में नहीं निकलता है तो अथॉरिटी बैंक को पैसा वापस दे देती है, प्रोफाइल क्लोज हो जाती है। अब ब्रांच कोड कहां कहां है? ओमेगा 1 में ICICI बैंक बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नीचे ही है। ओमेगा 1 में ICICI बैंक, ओमेगा 1 P2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर बिल्डिंग एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल हमारे ऑफिस के जस्ट एडजॉइनिंग है। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं ICICI और कैनरा बैंक के बीच में, तो वही ICICI बैंक लोन भी दे रहा है। अल्फा 1 भी आपका कृष्णापुरा रॉयल प्लाजा में है। गामा 1 में है आपका ICICI बैंक लिमिटेड, S4 गामा 1 गामा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर है। नोएडा में सेक्टर 61 में है, नोएडा 18 में है, नोएडा 63 में है, नोएडा 50 में है, नोएडा 132 में है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में। ग्रीन पार्क में है आपका, ग्रेटर कैलाश 1 में है, द्वारिका में है, कनाट प्लेस में है, रोहिणी में है, प्रीत विहार में है, जनकपुरी में, पीतमपुरा, गाजियाबाद, हजरतगंज, अलीगंज, गोमती नगर, आलमबाग, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, हाथरस।
कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं बचा जहां से आप लोन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको यहीं आना है, अपने निकट बैंक जाएं, वहां से लोन करा लें। सब करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है ना, वो इंडिया के अंदर नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर छाई हुई है जब से एयरपोर्ट बन रहा है। पहले यहां आपको 3 बैंक देखने को मिलते थे केवल, आईसीआईसी बैंक, एक अल्फा का, एक आईए वाला, एक नोएडा सेक्टर 18 का। आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे शहर यहां जुड़ गए। हाथरस, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, ये सारे शहर जुड़ गए हैं और इन सारे बैंकों से आपको लोन हो जाएगा। इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी इज फाइनेंस्ड बाय एनी बैंक, द रिफंड ऑफ द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट मनी विल बी सेंड टू बैंक ओनली। आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा वापसी वाला, सीधा बैंक को जाएगा। एंड इन केस वेयर द एप्लीकेंट आर सक्सेसफुल देन इशू अलॉटमेंट लेटर विल बी सेंट ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक एड्रेस ओनली। अगर आपका जो अलॉटमेंट होगा तो वो भी आपको बैंक को जाएगा, आपके घर पे नहीं आएगा, बैंक के एड्रेस पे जाएगा। एंड ए कॉपी ऑफ द एड्रेस एज मेंटेन्ड बाय एप्लीकेंट इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। चेंज इन एंटायर्स इन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं भरने के बाद। वंस द एप्लीकेंट फॉर्म इज सबमिटेड ओनली चेंज ऑफ एड्रेस इज अलाउड। एक बार फॉर्म पूरा फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो एड्रेस ही चेंज कर सकते हो और कोई चेंज नहीं कर सकते। चेंज इन एड्रेस इफ एनी मे बी कम्युनिकेटेड टू द अथॉरिटी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू रेजिडेंशियल प्लॉट डिपार्टमेंट ईडा, द एप्लीकेंट शैल मेक arrangement to get letter redirected to the changed address respectively for undelivered letters. However, date of allotment letter shall hold good for payment of allotment money and installment in case of delay in receipt of letter due to change in address as mentioned by applicant in his application form. अब बात करते हैं विड्रॉ और सरेंडर की। In case of surrender before draw of lots, the entire registration money deposit shall be refunded without interest. In case of surrender before draw of lots, ड्रॉ से पहले अगर आप फॉर्म को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको पूरी अमाउंट रिफंड हो जाएगी, उसमें कुछ डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉ से पहले आपने सरेंडर कर दिया, आपको दूसरे के लक पर आपने कब्जा नहीं किया। अगर आप बाद में सरेंडर करेंगे उसकी भी मैं अभी बताऊंगा कहानी क्या है। अभी अगर आप ड्रॉ से पहले ही आपने फॉर्म को वापसी लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, जी नहीं हमें नहीं चाहिए ये प्लॉट, हमें हमारा फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, एप्लीकेशन देनी होती है, तो आपका बिना पैसा काटे आपको सरेंडर कर दिया जाएगा। नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेंट विल बी एंटर्ड आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट। एलिजिबिलिटी लिस्ट से बाद में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक बार जब लिस्ट फाइनल हो जाती है तो उसके बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ विड्रॉ of the application by applicant before any allotment letter issue, then after deducting 10,000 from the registration money, the balance shall be refunded without any interest to the account of the applicant as mentioned by him in the application form. अगर आप विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट इशू होने के बाद तो 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन मनी, द बैलेंस शैल बी रिफंड, 10,000 रुपये आपके कट जाएंगे। इन द केस ऑफ सरेंडर इफ एनी टाइम आफ्टर अलॉटमेंट बट before expiry of due date and deposit of allotment money, then after deducting 10% of registration amount, the balance shall be refunded without any interest there. कौन रिफंड कर रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है? जिसका प्लॉट निकल जाएगा। ये तो प्राधिकरण भूमि का पहले ही बना के चल रहा है कि अगर किसी का सरेंडर भी करना है तो वो 10% काट के आपका पैसा वापस दे देंगे। प्लॉट मिल नहीं रहे, रिफंड सरेंडर की बात हम सोच ही नहीं सकते। इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ एनी टाइम आफ्टर ड्यू डेट deposit of allotment money but before execution of lease deed, then after deduction of amount equivalent of to registration money, the balance in shall be refunded without any interest. कोई फायदा नहीं इसका भी पढ़ने का, ये सेम क्लोज है। in the case of surrender of any time after the execution of lease deed, then out of deposit amount and amount 30% of the total premium of the plot shall be deducted and the balance shall be refunded. कोई फायदा नहीं है, सेम चीज है। अब बात करते हैं कैंसिलेशन की। द अथॉरिटी लीजर शैल बी फ्री टू एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट लीज इन द फॉलोइंग केस: अलॉटमेंट लीज हैविंग बीन ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड, मिस प्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट और एन अकाउंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, एनी वायलेशन ऑफ डायरेक्शन इशू ऑफ रूल्स
or regulation framed by the authority or by any other statutory body for breach, violation of the term and condition of registration, allotment, lease and non-deposit of amount payable to the authority as per the schedule prescribed in the letter of allotment, lease as the case may be on the part of applicant allotee lease. In case default any 3 consecutive installment to allotment may be cancel. ये डराने वाली बात है, एक बार रजिस्ट्रेशन मनी आपने जमा कर दी कोई कैंसिल नहीं होता, ब्याज चलता है, पैनल इंटरेस्ट चलता है, कोई कैंसिल नहीं होता। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी जमा करी, उसके बाद किस्त आप नहीं भी दे रहे, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। जब आपको 90 दिन में ही पैसा देना है पूरा, तो आपका कहाँ बाकी किस्तें होंगी कहाँ, इसलिए इन क्लोजों को हम नहीं पढ़ते। अब रिस्टोरेशन पढ़ लेते हैं। रिस्टोरेशन मतलब एक बार कैंसिल होने के बाद जब प्लॉट को हम रिस्टोर कराते हैं उसका क्या क्लोज है। द सीओ कैन रिस्टोर द कैंसिलेशन ऑफ प्लॉट इफ द अलॉटी अप्लाइज फॉर रिस्टोरेशन विद इन 6 months of the cancellation and deposit entire arrear amount due to till that date. The authority will also charge 10% of the total current premium amount of the plot restoration charge. देखिए आपका कैंसिल के बाद 6 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन रिस्टोरेशन की देते हैं तो सीओ साहब आपको रिस्टोर प्लॉट को कर सकते हैं और किसी की कोई पावर नहीं है। ओवरराइडिंग पावर ओवर डोरमेंट प्रॉपर्टीज। द लीजर रिजर्व द राइट to all mines, minerals, coals, washing gold, earth, oils, quarries is or under the plot and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary and expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving or vertical support for the surface of the building or for the structure time being standing thereof. The leaser shall make reasonable compensation to the allotee lease all damage directly छोड़ देते हैं। हाँ ये पढ़ लीजिए इसको पढ़ लेते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल चलता है कि प्लॉट हम निकलते ही हम क्या प्लॉट को अपने को बेच सकते हैं क्या, ऐसा कोई नियम है क्या कि तुरंत हम किसी को ट्रांसफर कर दें, हम रजिस्ट्री ना कराएं या रजिस्ट्री भी करा लें तो भी हम बेच सकते हैं क्या। अब आप उसको पढ़ लीजिए। Transfer of plot in favor of legal heirs upon the death of the allotee, leasee transfer of plot to allotee leasee legal heirs will be allowed with prior written permission of the CEO or any officer authorized by the CEO. In this regard, subject to the fulfillment of prescribed conditions which are prevalent as on the date of grant of permission, no transfer charge are payable in case of transfer by succession. देखिए जब किसी की अगर अलॉटी की डेथ हो जाती है उस केस में ट्रांसफर होता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, वो भी सीओ परमिशन से होगा, बिना सीओ परमिशन के वो नहीं होगा। इस केस में अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर इन फेवर ऑफ ऑल अदर एक्सपेक्ट लीगल हेयर्स, नो ट्रांसफर ऑफ द अलॉटेड लीज प्लॉट एनी पर्सन अदर देन लीगल हेयर्स और द अलॉटी लीज शैल बी permissible except on a written request made by the allotee leasee followed by prior written permission of the CEO or any other authorized by the CEO. Such permission may be granted subject to payment of transfer charge and compliance of such other terms and conditions which may be imposed by the CEO or any officer authorized by CEO. Permission to transfer shall be effective only after deposit of the transfer charge as may be enforced at that time and fulfillment of all other requirement as may be said. Permission for transfer the power to reject or accept such request for transfer by an allotee lease shall visit in chief officer or any officer authorized. In case plot allotted of company private limited firm, if any change in constitution shareholding of the company will be applicable according to the current policy of IDA authority. Land use, the allotee leased plot shall be used only for residential purpose and for no other purpose whatsoever. The allotee shall not include carry out any activity or from the premises which may amount to change in land use or likely to cause pollution, nuisance. Use of the plot any non-residential purpose like shop, office, clinic, nursing home, school, etc. would amount to be breach of the term condition for which the allotment lease would be cancelled, and the authority would be free to seal, re-entire the demised premises. The lease shall not display or exhibit any posters, statues and other articles which are indecent of immemorable. कोई भी रिहाइश पर्पज के अलावा किसी भी पर्पज में आप इन प्लॉट को यूज नहीं कर सकते। अगर आपका
यूज करते हुए पाया गया तो प्राधिकरण उसको सील कर देगा, रीशेड्यूल कर देगा, उसको बेच देगा किसी दूसरे को, रीअलोटेट कर देगा कैंसिल करके। तो ऐसा भी कोई काम आप इसमें नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटी टू पे टैक्सेस, द एलओटी लीज शैल बी लायबल टू पे ऑल चार्ज टैक्सेस फीस असेसमेंट एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द एलओटी लीज प्लॉट may be imposed by the leaser or any other committee authority. Other clauses, the CEO or any officer authorized by him that regards service right to make such additional alteration of modification the term condition of allotment from the time to time as he may consider just or and expedient, and the same shall be binding on the allotee lease. In case of any clarification interpretation regarding these term of condition, the decision of the CEO shall be final and binding applicant LOT. The LOT shall have to comply with the provision in the UP Industrial Area Development Authority. इनका कोई फायदा नहीं है, आगे पढ़ते हैं। साथियों, ये आपका जो आप देख रहे हैं सामने, ये आपका है जो एफिडेविट किसानों से लिया जाता है, वो एफिडेविट है किसानों वाला। इसको भी मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें डिटेल फिल करनी है। मैं जो भी हूँ, पुत्र श्री, गांव, निवासी गांव, खाता संख्या, खसरा संख्या, मेरा भाग, क्षेत्रफल जो भी था, जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट द्वारा किया गया है। यहाँ की उपरोक्त भूमि, खाता संख्या, ये खसरा संख्या, ये क्षेत्रफल, ये अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 4/1/17 की अधिसूचना दिनांक को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक, मतलब आपके नक्शा 11 में जो डिटेल पड़ी हुई है वो आपको इसमें फिल करके और एक एफिडेविट देना है, आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। सेम ये आपको दूसरा देखने को मिलता है। ये आपका हो गया जो इनकम्प्लीट एंड इनकरप्ट समरी रिजेक्टेड टू एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंट 16, 17 एंड 20। अच्छा, रिजर्व कैटेगरी के लिए ये जो फंक्शनल वाले हैं ना, उनके लिए है ये वाला एफिडेविट। तो साथियों, हमने वीडियो को कंप्लीट करा, अच्छे से कंप्लीट करा। आपको सभी जानकारी देने की हमने कोशिश की, सभी जानकारी हमने इसमें आपको देने की कोशिश की। देखिए, ये एक सुनहरा मौका है, सुनहरे मौके को आप ग्रैब कीजिए और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब गुरुदेव रियल एस्टेट की डेडिकेटेड टीम आपके साथ है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप अपने घर से ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ले लें। आप यहां ऑफिस आना चाहते हैं, अपने साक्षात आंखों के सामने फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप गुरुदेव रियल एस्टेट के दफ्तर आ जाएं। दोनों जगह से कहीं सपोर्ट लेना नहीं है आपको, तो आप कहीं भी साइबर कैफे पे जाएं, वहां आप बैठ के आराम से फॉर्म भर लें, घर से इंटरनेट से भर लें, लेकिन मोबाइल से एक्सपेरिमेंट ना करें। मोबाइल पे बार बार कॉल आती रहती है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट ना करें, आराम से बैठ के फॉर्म फिल करें। देखिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको भरने से पहले 4 बार उसको समझें। गलती करेंगे आप, कहीं ना कहीं वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर हमारे सपने वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ये बार बार मौका नहीं मिलता। अगर हम बार बार आपको इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक रीसेल मार्केट में गुरुदेव रियल एस्टेट काम करती है और आपको सपोर्ट कर रही है कि आप फ्रेश में जाएं। फ्रेश में रेट का अंतर है, हम आपको बोल सकते हैं रीसेल में खरीदें, हम अपने व्यापार पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं रीसेल में, लेकिन नहीं, हम हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं, आपके फायदे की तरफ चलते हैं। आपसे अलग हम कहीं नहीं जाते। जहां आपका 2 पैसे का फायदा है वहां हम बात करते हैं। आप अभी जब हमारे पास फ्रेश की स्कीम है तो हम फ्रेश में फॉर्म फिल करते हैं। अगर हमारे पास फ्रेश की नहीं होती तो हम आपको बोलते कि आप रीसेल में खरीद लीजिए। 2-3 महीने 4 महीने बाद आप रीसेल में खरीद लेना, नहीं निकलता है, वो बाद का विषय है। लेकिन आज एक प्राधिकरण ने आपको मौका दिया है, तो उस मौके को ग्रैब करना, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपका कर्तव्य बनता है और हमारा कर्तव्य बनता है आप तक उस सूचना को पहुंचाना। गुरुदेव रियल एस्टेट की डेडिकेटेड टीम आपके साथ है। आप फॉर्म फिल करने में कहीं भी कोई संकोच कर रहे हैं, आप आए, हम आपका यहाँ ऑन टेबल बैठ के फॉर्म फिल कराएंगे, हार्ड कॉपी आपको देंगे। बैंक से जाओ, बैंक से पेमेंट कर दो, यहाँ से पेमेंट करना है यहाँ से पेमेंट कर लो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ना, आपको फॉर्म सपोर्ट लेके फिल करवाना है।
कहीं भी कोई त्रुटि आ रही है। देखिए हमने पूरी वीडियो आपको दी, वीडियो आपको अच्छी लगती है कमेंट्स जरूर करें। वीडियो लंबी हुई है लेकिन इससे आपको बहुत सीखने को मिला है। आपने पूरी वीडियो देखी तो आप मानो भविष्य में 10 स्कीम भी आ जाएंगी, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि आपने एक वीडियो को पूरा देख लिया। इसलिए आपने वीडियो पूरी देखी तो कुछ सीखा। अब आपको सुबह मॉर्निंग से फॉर्म फिल हो जाएंगे। आप मोबाइल से सपोर्ट लेना चाहते हैं मोबाइल से ले लें, आप रिमोट से सपोर्ट ले, डेस्कटॉप रिमोट से सपोर्ट लेना चाहते हैं तो गुरुदेव रियल एस्टेट की टीम, डेडिकेटेड टीम आपके साथ है। आईटी के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे हमारे पास हैं जो आपको एनीडेस्क टीम वीवर से रिमोट लेके आपका फॉर्म फिल कर देंगे। कोई ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट में कहीं कम है। देखिए मैं मानता हूं कोई आईटी वाली लॉबी होती है वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन इस दुनिया में हर तरह का इंसान है और कुछ लोग हैं जो चीज़ों से वंचित हैं। और मैं कहता हूं कुछ थोड़ा बहुत उनको पता भी है तो उनको गलती नहीं करनी है, एक्सपर्ट से, जो चीज के एक्सपर्ट जो हैं उनसे फॉर्म फिल करवाना है। तो साथियों इस तरह की वीडियो इससे रिलेटेड अब रेगुलर आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, एक एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी। जो दिक्कतें लोगों के सामने आएंगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके सामने डिलीवर करेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों से इतनी प्रेरणा मिलती है, आप लोगों के लिए काम करने की एक हिम्मत मिलती है, वो आप लोगों के जो हमें आप प्रोत्साहित करते हैं उससे हमको अंदर से एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं। सक्सेस एक अलग विषय है, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज जो है, आज आपके प्यार में इतनी ताकत है कि हम एक लेवल पर जाकर आपको सपोर्ट दे पा रहे हैं। हमारी टीम के होनहार पर्सन आपको सपोर्ट दे पा रहे हैं। गुरुदेव रियल एस्टेट ने जो आप लोगों का प्यार कमाया है वो हमेशा इसको जिंदा रखना चाहती है और हमेशा आपकी पलकों पर मतलब वो रहना चाहती है कि उसको कहीं भी आपकी तरफ से या हमारी तरफ से जो एक रिलेशन है उसमें कोई भी संकोच ना हो। तो साथियों मैं इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा बनाता रहूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक पसंद आई नहीं आई अलग विषय, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को पसंद आ जाए। शेयर इसलिए करें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह साल में एक बार आती है और दोबारा फिर साल भर बाद ही आती है। तो अपने जो चाहने वाले हैं, जो आपके परिचित है, जिनसे दिल का कनेक्शन है आपका, जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो फैमिलियों को आप ऊपर देखना चाहते हैं, सभी को आप भेजें। अपने से नीचे भी अपने से ऊपर भी सभी को शेयर करें ताकि उनको ये नॉलेज मिले, उनको पता चले कैसे कैसे लोगों के सपने होते हैं घर लेना। लोगों के सपना होता है कि मेरा एक प्लॉट हो, मैं उसमें एक मकान बनाऊं, मैं अपने परिवार को रखूं। साथियों याद रखना, दुआ एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है। तो इसलिए आप इसको शेयर करें, आपके शेयर करने से किसी का भला होगा तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलेगा। उसका किया हुआ कभी वापस नहीं जाता, उसका क्रेडिट मिलता है और वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप विश्वास करें ऊपर वाले पे, आपके साथ है। तो आप भी फॉर्म फिल करें, अपनों के भी फॉर्म फिल कराएं, अपनों के भी कराएं। हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। आज की अपनी इस वीडियो को अभी मैं करता हूं समाप्त। कल सुबह मिलेंगे, कल सुबह आपको कुछ नया लेटेस्ट न्यूज देंगे। उस लेटेस्ट न्यूज के साथ आपको इससे रिलेटेड अब क्वेरी या कमेंट्स, जो क्वेरी है सब अपडेट मिलता रहेगा। अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार साथियों।